Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with a summary of the last lecture before continuing on to today's lecture. Last time we started bond valuation and theories of bond valuation. बॉन्ड वैल्यूएशन में हमने देखा कि बॉन्ड्स क्लासिफिकेशन तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं. दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाउ द कंपनीज कैन इशू देम, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, वो सब चीज़ें हम क्लासिफिकेशन में हमने पहले देख ली. उसके बाद हम बॉन्ड वैल्यूएशन पे आ गए. बट एक्जैक्टली इज़ बॉन्ड वैल्यूएशन, हाउ द वैल्यू बॉन्ड्स, इसमें कुछ थ्योरीज हमने देखी. उसके बाद हम प्रैक्टिकली बॉन्ड की वैल्यूएशन के ऊपर जब हम आए तो बट वी सॉ वाज दैट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स. उसमें जो दो मेन चीज़ें आती हैं, एक तो कूपन पेमेंट आती है जो आपको हर साल कूपन पेमेंट मिलेगी. इफ़ समबडी वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स. सो हम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो अगर आपने एक बॉन्ड बाय किया है तो आपको उसमें जो आपके पास कैश फ्लोज आएंगे वो दो किस्म के होंगे. एक कैश फ्लो जो बेसिक कैश फ्लो होगी वो आपकी पेमेंट्स, जो बेसिक कैश फ्लो होगी वो आपकी कूपन पेमेंट होगी. एंड कूपन पेमेंट इज द पेमेंट विच हैज़ बीन डिसाइडेड बिफोर. अगर आपने जो बॉन्ड बाय किया उसमें जो कंपनी ने आपको ऑफर किया 15% इंटरेस्ट रेट, तो आपने 15% पे बॉन्ड अगर लिया है तो ऑफर करें तो 15% को आप डिवाइड करेंगे बॉन्ड की पार वैल्यू के साथ, और जब पार वैल्यू से जो डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर आएगा वो कूपन होगा. वो कूपन आपको हर साल मिलेगा. वो तब तक मिलेगा जब तक बॉन्ड आपका एक्सपायर नहीं होता, मैच्योरिटी डेट नहीं आती. और जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो आपको पार वैल्यू भी वापस मिल जाएगी. सो जो हमने मैकेनिज्म देखा कि हमने बेसिकली जब बॉन्ड की वैल्यूएशन निकालनी है तो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक हम उन सब कैश फ्लोज को, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे. एंड प्रेजेंट वैल्यू में लाने के बाद हम वी कंपेयर इट विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू एक्चुअली फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कि आपको असल में कोई फ़ायदा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का है कि नहीं. सो दिस इज़ द वे टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम बॉन्ड की हम फाइंड कर रहे थे. आज के लेक्चर में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी. व्हाट इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी और मार्केट वैल्यूज़ हम देखेंगे, और मुख्तलिफ तरीके से जो इम्पैक्ट्स आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर, मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स के, उन सब चीज़ों के हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे. सो होप द फर्स्ट टू लेक्चर्स ऑफ द ऑन बॉन्ड्स आर रिफ्रेश्ड इन योर माइंड्स. इफ नॉट देन हैव अ लुक अगेन. और उसके बाद हम बॉन्ड्स के ऊपर अपनी आज की डिटेल चीज़ें स्टार्ट करेंगे. बॉन्ड वैल्यूएशन एंड यील्ड ऑन बॉन्ड्स. तो आज हम बॉन्ड वैल्यूएशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम यील्ड ऑन बॉन्ड्स देखेंगे. Right, so let's see the learning objectives of the lecture today. After going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics. First, bond valuation. Bond valuation की आपको पता चलेगा जो फाइनली जो चीज़ें हमने बॉन्ड वैल्यूएशन हमने बेसिक जो चीज़ें कर ली, लेकिन आज हम देखेंगे अगर हमारी मंथली कंपाउंडिंग है और उस तरह की और चीज़ें, सो व्हाट इफेक्ट्स डज इट हैव ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन. उसके अलावा हम यील्ड ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे कि यील्ड बॉन्ड की जो यील्ड हैं वो क्या हैं और वो कैसे इफेक्ट हो रही हैं. ये सब चीज़ें भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे. राइट, सो before we start on the complexities of bonds, let's just revisit some basics ताकि कुछ चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं और आप आगे जब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करें तो आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत पेश ना आए. In the previous lecture, we studied that bonds are long-term debt instruments. Like stocks, bonds are also direct claim securities, which means that the value of these bonds is determined by future cash flows that bondholders will receive. हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जो बॉन्ड्स हैं वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बिल्स कहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें अक्सर हम टी बिल्स कहते हैं. और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होंगी तो उन्हें टी बॉन्ड्स भी कहा जा सकता है, और काफ़ी किस्म की और सिक्योरिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं. लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स आर आल्सो डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़. स्टॉक्स की तरह बॉन्ड्स भी डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ हैं. डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ इन्हें क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि दैट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड्स इज डिटरमिन्ड बाय फ्यूचर कैश फ्लोज दैट बॉन्ड होल्डर्स विल रिसीव. ये इसलिए कहा जाता है कि जो वैल्यू होती है इन बॉन्ड की वो डिपेंड करती है फ्यूचर कैश फ्लोज पे जो हमारे बॉन्ड होल्डर्स रिसीव करेंगे. और हमने देखा कि दो किस्म की बेसिकली कैश फ्लो होती हैं. एक तो आपको जो कूपन पेमेंट हर साल मिलेगी, और फाइनली जो आपको फेस वैल्यू बॉन्ड की वापस मिलेगी जो आपने शुरू में पे की थी, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आपने पे की थी, बिकॉज जो फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलेगी उसको आप डिस्काउंट करेंगे अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, एंड दैट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द फेस वैल्यू विच यू पेड इन द बिगिनिंग.
सो वी डिस्कस्ड एन एग्जांपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट लास्ट टाइम, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हम चीज़ें देखते हैं कि आगे क्या होता है. Right, these cash flows are of two basic types. I've talked about them a few times. मैं बार बार इनको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि these are very important to understand, और बार बार रिपीट करने से अक्सर चीज़ें आपको ज़हन नशीन अच्छी तरह से हो जाती हैं और आपको उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है, ताकि आप उन पर अच्छी तरह से काम कर सकें, उनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर सकें. Cash inflows in the form of coupon receipt with regular interval over the life of the bond. Over the life of the bond in regular intervals में हमें coupons मिलेंगे. And second, other cash flows is the par value of the bond which you will receive at the maturity date of the bond. Maturity date of the bond आपको par value भी मिल जाएगी. अब obviously you have to discount all these things back to the present, तब आप जाके इसके ऊपर कोई तब आप जाके bond की intrinsic value find कर सकें. Present value formula for the bond. So this is the present value formula for the bond. Summation sign के साथ देखें, अगर पहले देखते हैं summation sign के साथ जितनी भी cash flows हमारी आ रही हैं, I is equal to 1 to t यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन चलिए that is a typo. So जितनी भी cash flows हमारे पास आ रही हैं उनको हम डिस्काउंट करेंगे 1 plus RD your required rate of return और raised to power t, ये it is raised to power t. So अब देख लें CF1 divided by 1 plus RD, अब यहाँ पे 1 है इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करें. CFN divided by 1 plus RD, यहाँ पे ये टाइप है, यहाँ पे 2 होना चाहिए. CF2 divided by 1 plus RD raised to power 2 plus so on plus CFN divided by 1 plus RD raised to power n, और ये n periods तक आपको जो n is equal to number of years, मतलब कि जो term जो maturity हम पहले डिसाइड करते हैं कि ये कितने साल में मैच्योर होगा, हमारा टर्म ऑफ मैच्योरिटी जो है दैट इज़ n, और अगर वो 5 साल है तो यहाँ पे पहले साल की पेमेंट, दूसरे साल की पेमेंट, तीसरे चौथे, और ये 5वें साल की पेमेंट जो आपको आएगी उसको आप 1 plus RD raised to power 5 पे डिस्काउंट कर देंगे. और 5वें साल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है ये वाला, तो वहाँ पे आपको पार वैल्यू भी वापस मिल जाएगी. जो पार वैल्यू वो होगी जो आपने ओरिजिनली पे की थी, डिवाइड बाई 1 plus RD डिवाइड, अगर वो 5 साल के लिए दो इट इज़ raised to power 5, अगर 2 के लिए तो इट इज़ raised to power 2. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द term of the maturity. NPV is equal to intrinsic value of the bond. जो intrinsic value of the bond और fair price of the bond होती है, it's equal to NPV, net present value, paid to invest in the bond. It is the expected or theoretical value and needs to be compared to the market price. अब ये हमारी expected और theoretical value होती है और इसको हम compare करते हैं market price से. It is different from the par or face value which is printed on the bond. राइट, सो ये इट इज़ डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है पार वैल्यू से जो प्रिंटेड होती है ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड पेपर. सो याद रखें 3 किस्म की वैल्यूज़ होती हैं. एक इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होती है, फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो हमें NPV की सूरत में पता चलती है. इट इज़ एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो आप प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस से, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस से फाइंड करते हैं. एंड नीड्स टू बी कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू. दूसरी जो चीज़ जो दूसरी वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू होती है. एंड फाइनली उसके अलावा एक पार या फेस वैल्यू होती है जो प्रिंट हुई होती है बॉन्ड पेपर के ऊपर. सो इन 3 वैल्यूज़ को बड़ा क्लियरली अपने माइंड में रखें ताकि आप एनालिसिस में आपको आसानी हो. देयर आर बेसिकली 2 काइंड ऑफ कैश फ्लोज. एन्यूटी फ्रॉम फिक्स रेगुलर कूपन रिसीट्स. सो जो पहली कूपन रिसीट है वो अक्सर एन्यूटी की फॉर्म में होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कूपन रेट तो एक फिक्स होता है और वो पार वैल्यू भी हमारी एक ही होती है, वो चेंज बार बार नहीं होती. तो इसलिए जो हमारी कूपन पेमेंट्स आएंगी वो एन्यूटी की फॉर्म में होती है. एन्यूटी से मुराद है कि एक पेमेंट आपको एक पीरियड दूसरे पीरियड मिलती रहती है आगे. तो वो अगर आपको हर साल एक ही पेमेंट मिल रही है तो दैट इज़ काइंड ऑफ एन्यूटी. और एन्यूटी में एक चीज़ याद रखें, दैट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. एन्यूटी में होता है कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड होते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन यू नो. इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था परपेचुइटी का. जब हम देखते हैं कि एक पेमेंट आपको हमेशा के लिए मिलती है, आप तो फिर आपके नंबर ऑफ ईयर्स इररेलेवेंट हो जाते हैं. तो इसलिए हम वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स यूज़ नहीं करते. वी जस्ट डिस्काउंट द कैश फ्लो डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट. हम इंटरेस्ट रेट से उसको डिवाइड कर लेते हैं. और अगर जो हमारी कैश फ्लो आ रही है वो हर साल किसी एक फिक्स परसेंटेज से ग्रो कर रही है, मतलब पहले साल हमें ₹1,00,000 एक साल बाद मिलता है, फिर अगले साल 1,10,000 मिल रहा है, उससे अगले साल हमें 1,20,000 मिल रहा है. सो अगर हम देखते हैं कि 10% ग्रो कर रही है हमारी परपेचुइटी कैश फ्लो, तो हम जो परपेचुइटी का फार्मूला इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होगा वो होगा CF डिवाइड बाई R माइनस T. हम ग्रोथ रेट को इंटरेस्ट रेट से माइनस कर देंगे. राइट, तो पहली
Annuity from fixed regular coupon receipt, CF is equal to coupon rate multiplied by par value. And second, single cash flow from par value or initial investment. Second जो हम देखते हैं वो हमें single cash flow मिलेगी from par value और initial investment, return to the investor on maturity. और एक लास्ट में हमें जो par value होगी वो मिल जाएगी, उसको हम डिस्काउंट करेंगे जो भी लास्ट ईयर होगा उसके ऊपर, रिटर्न टू द इन्वेस्टर ऑन द मैच्योरिटी, वो मैच्योरिटी का जो लास्ट ईयर हो. RD, what is RD? RD is equal to bondholders or investors required rate of return for investing in bonds. ये bond holder का required rate of return है for investing in bonds. It is different from coupon rate and the market and macroeconomic interest rate. It is different from coupon. ये coupon rate से different है. Obviously coupon rate से different है. Coupon rate तो market में decide होगा. हम देखेंगे कि coupon rate क्या जा रहा है market में, जो जिस पे हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हमें मिल सकेंगे. ये कंपनीज डिसाइड करती हैं मुख्तलिफ. ये रिस्क फ्री रेट से हमेशा ज़्यादा होता है. लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है. उसमें आप देखते हैं कि अगर आपको वट इज़ कि आपकी, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी. पहली चीज़ कि अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी है, अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, तो आप वो देखेंगे कि वो आपको क्या रिटर्न दे रही है. तो वो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा. उससे नीचे कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका, उससे नीचे कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप अगर उससे ज़्यादा रिस्क ले, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको फिर रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए होगा. सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे सेट होगा वो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा. या आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी हो सकता है, जिसके बारे में हम 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं पहले. आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो आपकी कोई भी कंपनी दो किस्म की फाइनेंसिंग हासिल कर सकती है. एक इक्विटी फाइनेंसिंग है, दूसरी डेट फाइनेंसिंग है. इक्विटी फाइनेंसिंग जो उनकी होगी वो इक्विटी फाइनेंसिंग है, और एक दूसरी मैंने बात की थी कि डेट फाइनेंसिंग है. जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो इक्विटीज इशू करने से मिलती है आपको, डेट फाइनेंसिंग डेट को इशू करने से. और किसी भी कंपनी की जो फाइनेंसिंग मिक्स होती है उसमें कुछ परसेंटेज इक्विटी की होती है, कुछ परसेंटेज डेट की होती है. और फिर जब आपके पास एक रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है एक्विटीज़ का, तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज ऑफ एक्विटीज़ प्लस उसको करते हैं जो आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट आता है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑन डेट. तो उससे आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाती है. ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो आप फिर उसको यूज़ करते हैं डिस्काउंट करने के लिए हर चीज़, ताकि आपको पता चले कि आप कितने बेटर ऑफ हैं अगर आप किसी और नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. In this equation, RD, it represents the required rate of return. It is the return which is required by the investor based on his opportunity cost. In case of Pakistan, the investor requires a higher rate of return on bond than the rate of markup offered by the PLS account in the bank. Personal saving account में जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आप उस बॉन्ड्स में उससे ज़्यादा रिटर्न रिक्वायर करते हैं पाकिस्तान में. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कूपन रेट एंड द मार्केट मैक्रोइकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट. ये आप ज़्यादा इसलिए करते हैं कि जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो दे आर सेफ इन द सेंस कि बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अगर आपके वहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं तो आपके पैसे गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली इंश्योर किए हुए होते हैं. वो आपके बैंक्स को मुख्तलिफ किस्म के तरीके से फैसिलिटेट करते हैं ताकि ये सिस्टम चलता रहे और लोगों को बैंकों पे ट्रस्ट है और उस पर पैसे रख सकें. इसलिए बैंक्स फेलियर आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू द बैंक्स, और जिसकी वजह से लोगों को एक फैसिलिटी मिलती है कि वो अपने पैसे वहाँ पे रख सकते हैं. और जो वो पैसे वहाँ पे रखते हैं वो रिस्क फ्री हैं, इसलिए उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे लोगों को ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा जब वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज बॉन्ड्स आर मोर रिस्की देन द पर्सनल अकाउंट्स of the people in the banks. Again, coming to coupon rates, it is a fixed rate and it is equal to CF is equal to coupon rate multiplied by par value. देखें जो coupon rate है वो fixed rate है and it is equal to coupon rate multiplied by par value. Par value of the bond is fixed but the market price varies with the change in the supply and demand. Perception of the investors for that bond. राइट, ये हमने इसमें 2-3 चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं. पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज फिक्स. पार वैल्यू तो फिक्स होती है लेकिन जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड की वो वेरी करती है.
विद सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। देखें सप्लाई एंड डिमांड ऑफ बॉन्ड से वो प्राइस वेरी करेगी। अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा डेट इशू कर रही है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स मार्केट में ऑफर कर रही है, तो ऑब्वियसली उनकी जो बॉन्ड्स की प्राइस है वो कम हो जाएगी। और एक कंपनी अगर की हाई क्वालिटी बॉन्ड्स हैं और वो कम बॉन्ड्स मार्केट में मिल रहे हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स की क्या होती है उस कंपनी के बारे में, उस पर भी सब चीज़ें बेस करती हैं और ये सब चीज़ें मिल के फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बनाती हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हमने और कूपन देखा है, कूपन इज इक्वल टू कूपन कैश फ्लो, कूपन और कैश फ्लो इज इक्वल टू कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पावर वैल्यू। हम पावर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कूपन रेट से, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसमें एग्जांपल हम देखते हैं हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। सपोज दैट यू इन्वेस्ट इन अ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हुज पावर वैल्यू इज 100,000। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी पावर वैल्यू 100,000 है। The bond issuer is the government of Pakistan. Bond issuer government of Pakistan. The certificate has small detachable coupons. You as the bond holder or investor can present one coupon at the end of every month and receive 1,000 in cash. जो बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ डिटैचेबल कूपन्स होते हैं। वो जब वो कूपन्स जब भी प्रेजेंट करते हैं हर महीने तो आपको 1,000 कैश मिल जाता है। सो अगर आपको एक कूपन देने से 1,000 कैश मिलेगा और आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट उस पावर वैल्यूज 1,000 पावर वैल्यूज की 1,000 है, तो बॉन्ड इशूर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो इसका मतलब है कि साल में आप 12 दफ़ा वो डिटैचेबल कूपन्स प्रेजेंट कर सकेंगे। एक साल में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 12,000 कैश। आफ्टर 1 ईयर यू विल बी रीपेड योर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। आपको एक साल के बाद आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी वापस मिल जाएगी। दैट वाज 100,000 रुपीज़। एज्यूम योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर annum. What is the present value of this investment? Right. So based on just this information, can you tell me is it a good investment for you or not a good investment for you? अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने देखनी हो क्या है, सबसे पहले देखें कि जो पावर वैल्यू है वो पावर वैल्यू सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 100,000 रुपीज़। बॉन्ड इश्योर इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है इसके डिफॉल्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। और इसका आपको एक जो आपको जो कूपन स्मॉल डिटैचेबल कूपन हैं जो सर्टिफिकेट के साथ हैं, जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको 1,000 कैश मिलता है। तो इसका मतलब कि वो हर महीने अगर आपको 1,000 कैश मिलेगा तो साल पूरे में आपको 12,000 कैश मिलेगा। सो आपके जो 12,000 आपके, अगर आप मंथली कूपन देखें तो 1,000 बनता है, लेकिन अगर आप ईयरली कूपन्स पर जाते हैं तो आपका 12,000 आपको इसके ऊपर कूपन्स मिल जाएंगे। 12,000 कूपन्स मिल गए। पावर वैल्यू इज इक्वल टू 100,000। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10% per annum. What is the present value of this investment? Before finding the present value of this investment, I would like you to tell me, is this a good investment? Is this a good investment considering that your required rate of return is 10%? Think about it. You can just think about it for a minute. So what is your answer? देखें, so what I said, अगर आप सिर्फ without doing any complex calculations, आप ये फ़ौरन बता सकते हैं कि इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू और नॉट। ये कैसे बताया जा सकता है? अगर आप देखें तो आपका जो रिटर्न बन रहा है इस इन्वेस्टमेंट पे, इस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट पे, इस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 100,000। 12,000 डिवाइड बाय 100,000 अगर आप करके देखें तो इट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 12%। 12% ये आ जाता है। अगर दैट इज इक्वल टू 12%, ये 12% आ रहा है और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। सो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। लेकिन एग्जैक्टली प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम अभी आगे देख लेते हैं। सो मैंने 12% कैसे निकाला? जब हम देखते हैं अगर हमें 12 पेमेंट्स मिल रही हैं और वो 12 पेमेंट्स हमें डिवाइड करता हूँ ओरिजिनल अपनी इन्वेस्टमेंट पे, 12,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू 12% और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सो इट गिव्स मी एन इंडिकेशन कि दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर मैं मंथली एक महीने के बाद मिली उसको मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ रहा हूँ, एक साल से प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ रहा हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है सारे एनालिसिस पे। बट इट लुक्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स सी कि प्रेजेंट वैल्यूज़ के एनालिसिस के बाद इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। In the previous lectures, we have solved simple versions of similar example. We solved a problem similar to this, where we had to calculate the net present value of defense saving certificate with one annual coupon payment. After 1 year, we arrived at the following approximate answer.
देखिए पिछले जब हमने पहले ये किया था तो हमने वो 1 साल के लिए किया था, उसमें हमने जो मंथली पेमेंट्स नहीं दी थी, हमने उसको मंथली पेमेंट्स को इकट्ठा करके एक बताया था कि 1 साल बाद आपको 12,000 मिलेंगे और बाकी आपको पेमेंट वापस मिलती है। तो उस केस में हमारे पास क्या आंसर आया था हम देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीवी हम देखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100,000 रुपीज़ हमने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किए। कैश फ्लो 1 जो हमें 1 साल के बाद मिली इट्स 12,000 और 12,000 को हम 1 + i raised to power 1 + 0.10 बिकॉज हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%। सो जब इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमारी जो पहली हमें जो पेमेंट मिली इट इज़ इक्वल टू 10,909 और जो हमारी सेकंड कैश फ्लो हमें जो वापस मिल रही है 100,000 की हमारी जो पार वैल्यू है वो हमें वापस मिलती है इट इज़ इक्वल टू 100,000 डिवाइड बाई 1 + 0.10। ये भी हमें 1 साल के बाद वापस मिल रही है, इसलिए हम इसको रेज़ टू पावर 1 ही करेंगे, इट्स 90,909। जब हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं इट कम्स अबाउट 1818। सो इसका मतलब है कि इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू आवर रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज प्रोवाइडिंग अस पॉजिटिव रिटर्न्स। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट, हमने देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,909 प्लस 90,909 इज इक्वल टू 101,818। अब हम मंथली कंपाउंडिंग करके देख लेते हैं कि मंथली कंपाउंडिंग जब हम करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर्स पे क्या डिफरेंस आता है। लेट्स सी, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एग्जैक्ट आंसर टू आवर प्रेजेंट एग्जांपल बिकॉज इट इग्नोर्स मंथली कंपाउंडिंग and we are interested in monthly compounding in this example. The accurate solution to the saving certificate example with monthly coupons requires us to use a monthly cash flow diagram and do monthly discounting. ठीक है, अब इसमें हम monthly cash flow diagram देख लेंगे और monthly compounding कर लेंगे तो हमें एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। There is an annuity stream of 12 coupon cash inflows of rupees 1,000 each at the end of each month. देखिए, annuity stream of 12,000 coupon cash inflows for 1,000 each at the end of each month. देखिए हर साल हर महीने के एंड पे हमें 1,000 रुपया मिल रहा है। सो 12 कूपन पेमेंट्स हैं। ये जिस तरह से एन्यूटी की पेमेंट्स आपकी जाती हैं या आती है उसी तरह की एक पेमेंट स्ट्रीम है। There is a final cash inflow worth the par value of 100,000 at the end of 12 month और 12वें महीने के बाद हमें 100,000 की एक पेमेंट मिलेगी जो हमारी पार वैल्यू के इक्वल है और वो हम उसको डिस्काउंट करके 12 मंथ का डिस्काउंट करके हम देखेंगे कि हमें उसका रिजल्ट आता है। सो लेट्स सी, द कैश फ्लो डायग्राम फॉर बॉन्ड्स इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 फ्लोज। अब जो कैश फ्लो डायग्राम आएगी दैट विल बी ए कम्बिनेशन ऑफ 2 फ्लोज। नंबर 1, एन एन्यूटी स्ट्रीम ऑफ कूपन रिसीव्स एवरी मंथ फॉर द 12 मंथ्स। जो पहली हमारी डायग्राम में जो पहला फ्लो होगा वो क्या होगा, एक एन्यूटी स्ट्रीम होगी ऑफ कूपन रिसीव्स एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स जो 1,000 की पेमेंट हमें हर महीने मिल रही है एंड 1 पार रिसीट एट द एंड ऑफ द 12 मंथ और 1 पार रिसीट जो हमें 12वें महीने के आखिर में मिलेगी। You can draw their individual cash flow diagrams and then add them up later. You can compute their present value separately and then add them up later. So इनको you can draw the individual cash flow diagrams and then add them. आप दोनों flows की जो payments उनको अलग-अलग ड्रॉ करके बाद में add up कर सकते हैं and you compute the present value separately. उनकी separately present value दोनों की आप find करके उनको इकट्ठा फिर बाद में कर सकते हैं। So it is just for your own convenience. Cash flow from coupons represents by the upward pointing arrows which represents cash inflows. हम जो पहले जनरल पैटर्न यूज़ करें वही हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। जो एरोज ऊपर की तरफ लगे हुए होंगे डायग्राम में दैट मीन्स दैट मनी इज़ कमिंग इन और जो एरो नीचे की तरफ लगा होगा दैट मीन्स दैट मनी इज़ गोइंग आउट। देखिए तो ओरिजिनली जब हमने इन्वेस्टमेंट की डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तो जो एरो नीचे की तरफ लगा होगा क्योंकि मनी कैश फ्लो इज़ गोइंग आउट। उसके बाद जो छोटे छोटे एरोज आएंगे हर महीने 1,000 की हमें पेमेंट मिलेगी दैट विल बी अपवर्ड एरो और फाइनली जो हमें हमारी पार वैल्यू वापस मिलेगी दैट विल बी एन अपवर्ड एरो एज वेल। In combined diagram at the end of the year there are 2 upward pointing arrows, one for coupon rate and other is for payment of the par value of the bond. Right, so अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने किया है कि सब पहले हमने जो कूपन्स की डायग्राम है वो अलग कर ली है और जो हमारी पार रिसीट डायग्राम है वो अलग कर ली है और फाइनली हमने उसको इकट्ठा कर लिया। राइट, सो हम देखते हैं एक्यूरेट सोल्यूशन मंथली कंपाउंडिंग बॉन्ड कैश फ्लो डायग्राम सेविंग सर्टिफिकेट एग्जाम्पल। सो देखें डायग्राम्स आर always a good way to understand the problems in simplistic way. So इसमें हम देखते हैं कि
कूपन एन्युटी जो इसमें मंथली हमारे पास आ रही हैं, तो देखिए ये 0 से हम स्टार्ट करें 12 तक जा रहे हैं। पहले महीने के एंड में आपको एक पेमेंट मिल रही है, सर दूसरे महीने के एंड में भी एक पेमेंट, तीसरी चौथी इसी तरह सारी पेमेंट, 6 मंथ के एंड में एक पेमेंट, और ये इसी तरह से चलती रहेंगी और आपको 12वें महीने तक के एंड पर एक और पेमेंट मिलेगी। सो ये 1000 की आपको 12 पेमेंट्स मिल गई। एंड उसके अलावा प्लस करेंगे पार रिसीट एट मैच्योरिटी। पार रिसीट देखिए पार आपको कब मिलेगी, जब आपकी सिक्योरिटी मैच्योर होगी, लास्ट में आपको ये 100,000 की मैच्योरिटी, 100,000 की पार वैल्यू की पेमेंट मिल गई। तो ये एरो से छोटे बनाए बिकॉज ये 1000 के लिए को रिप्रेजेंट करें, दिस इज अ बिग एरो बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग 100,000 रुपीज़। अब कंबाइंड कैश फ्लो में हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटे एरोज रिप्रेजेंट, दे आर स्मॉल रेड एरोज आर रिप्रेजेंटिंग 1000 पेमेंट एंड वन बिग एरो इज रिप्रेजेंटिंग द फेस वैल्यू जो वापस मिलेगी। और आप देखेंगे 12वें महीने में आपकी 2 पेमेंट्स आ रही हैं। एक तो आपको ऑब्वियसली ये वाली पेमेंट, तो देखिए ये दोनों पेमेंट्स एक ही पॉइंट इन टाइम पे आ रही हैं। एक तो आपको पेमेंट आपकी कैश कूपन की मिलनी है और एक आपको जो बड़ी पेमेंट मिलनी है आपकी पार वैल्यू की। 2 कैश फ्लो एरोज एट द सेम पॉइंट इन टाइम कैन बी एडेड। ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं आपस में, लेकिन बाकी आर इन डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, सो दे कैन नॉट बी एडेड। Right, now calculate the present value of coupons from the future value formula of annuities। हम present value coupons की फाइंड कर सकते हैं annuities के फार्मूले से। annuities हमने की थी पहले, आप अगर annuities के फार्मूले को दोबारा देखना चाहते हैं तो go back to the annuities lecture and have a look। आप वहाँ पे आपको annuities के उसका आइडिया हो जाएगा। Calculate the present value of coupons from the future value formula of annuities with multiple compounding within 1 year। जो फार्मूला था future value का, that is equal to CCF, the cash flow, into 1 plus RD, required rate of return, divided by M raised to power n multiplied by n minus 1 divided by RD divided by M. So if you have any confusions on this formula, just go back to the annuities lecture and we completed this formula in quite detail there, and we did a few examples as well। हमने काफ़ी सारे examples भी किए हैं, तो you will have a much better idea कि ये कैसे फार्मूला ड्राइव हो रहा है, इसमें सब चीज़ें कैसे आ रही हैं। वैसे हम यहाँ पे भी ये फार्मूले में सारी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे, यू विल हैव एन आइडिया कि कैसे ये सब कुछ होता है। यूज मंथली बेसिस फॉर दिस एग्जांपल, n इज इक्वल टू 1, n एक ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1, n इज़ 1 ईयर, m इज इक्वल टू 12। यहाँ पे जो m आना है दैट इज इक्वल टू 12 बिकॉज 12 मंथ्स 1 ईयर में होते हैं। 12 months CCF, constant cash flow is equal to rupees 1000, which हमारी constant cash flow is equal to rupees 1000। जैसे कि आपने देखा कि हमें 12 महीने में 12 पेमेंट्स मिलनी है, and each payment is of 1000 rupees is equal to monthly coupon। So और हमारा required rate of return is 10% as we have seen before। So अभी हम देखते हैं कि आगे हम कैसे पेमेंट्स करें। coupon annuity cash flow receipts, future value is equal to 1000 multiplied by 1.000833। ये हमारा 1.00833 इसलिए आ रहा है कि हमने जो हमारा ईयरली इंटरेस्ट रेट था वो हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसको डिवाइड किया 12 के ऊपर। जब हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास मंथली रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। हम यहाँ पे और यहाँ पे हमें मंथली रेट ऑफ रिटर्न लेना पड़ेगा, मंथली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो जब हम ईयरली रिटर्न को मंथली रेट में अब 10% को आप जब डिवाइड करेंगे 12 पे तो आपके पास ये वाली 0.0083 ये टोटल 0.833% हमारे पास आता है। अब इसकी हम देख लेते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.00833 रेज़्ड टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.00833। ये जब हमारे पास आता है टोटल इज़ 12,566 at the end of year 1. Our present value for the coupons is equal to future value divided by 1 plus RDM m divided by n raised to power n multiplied by m. So अब यहाँ पे हम दोबारा से अब जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आई है, हमने देखा था कि जब हमारे पास एक फ्यूचर वैल्यू आती है तो उसको हम ये हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू आई है ये हमारे पास इन सब पेमेंट्स की फ्यूचर वैल्यू इस पॉइंट पे आई, लेकिन हम जो कंपैरिजन करना है वो इस पॉइंट पे करना है। तो इसलिए हम यहाँ से इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ले आएंगे ताकि हम इसको इस पॉइंट पे सबसे कंपेयर कर सकें। सो अभी फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंट करते हैं, मंथली डिस्काउंटिंग वाला फार्मूला सिंपल यूज़ हुआ हुआ है। अब ये हमारे पास टोटल आ जाता है
ये जो हमारे पास टोटल आया था 12,566, इसको हम जब डिस्काउंट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है इट्स 11,374. सो दिस इज़ द, और ये जो एक नंबर हमारे पास आया है दैट इज़ द नंबर फॉर दिस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स. अब ये इसका हमारे पास नंबर आ गया इस पॉइंट इन टाइम पे. पहले हमने ये किया कि इस एन्युटी की वैल्यू फाइंड किया इस पॉइंट इन टाइम पे. एन्युटी के फार्मूले से सिंपली पुट द डिटेल्स इन द एन्युटी फार्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम. इसको फिर हम यहाँ पे लेके आए ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट. एंड उसके बाद हमने अब ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया बट दिस पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग. अब हमने देखना है कि ये 100,000 रुपीज़ जो हैं इनको हम यहाँ पे लेके आएंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा. फाइनल पावर वैल्यू कैश फ्लो रिसीट. फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 100,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर. एक साल के बाद जो वैल्यू थी वो 100,000 थी. प्रेजेंट वैल्यू पावर हम फाइंड करेंगे 100,000, ये मंथली इंटरेस्ट रेट है 1.0833 रेज़ टू पावर 12, इसलिए कि 12 महीने के लिए हमने कंपाउंडिंग की है, इज इक्वल टू 90,522 रुपीज़. अब हमारे पास ये जब आ जाती है तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पार को ऐड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन्स से. तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एंड एन्युटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पार. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पार, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एन्युटी 11,374 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पार जो हमारे पास आई है दैट इज इक्वल टू 90,522. इट्स 90,522. और जो हमारे पास फाइनल आंसर हमारा आ रहा है दैट इज इक्वल टू ₹101,896. दिस इज द फाइनल आंसर. और अगर हम लास्ट केस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था दैट वाज इक्वल टू 101,818 और इस केस में जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 101,896. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बट स्टिल इट वाज वर्थ फाइंडिंग आउट द राइट आंसर. So this certificate is worth 101,896 to you today. देखिए हमने सारी पेमेंट्स आप देख लें, जब हम इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके इसको हम प्रेजेंट पे लेके आए, इसकी हमने वैल्यू प्रेजेंट पे लाए और जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 100,000 से हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलता है कि इस पॉइंट इन टाइम पे हम जब कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट. और ये सारा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला. सो दिस सर्टिफिकेट इज वर्थ ₹101,896 to you today. It is worth more than the market price. Market price इसकी 100,000 rupees है, so it's a good investment. So it's a good investment right now. Note, our answer is slightly higher than what we got when we used annual compounding. 101,818 annual compounding के साथ और 101,896 हमारी monthly compounding के साथ आया. When we consider multiple compounding, the present value of the bond increases. Present value of bond increase होती है, but it slightly increases, not a lot. Its NPV is greater than 0. So on the basis of our capital budgeting technique, you should invest in this project. देखिए ये NPV हमारी greater than 0 आ रही है, so we on the basis of capital budgeting techniques, you should invest in this project. Now we consider overall rate of return on a bond. We have studied expected price of the bond. These two are complementary. When bond traders talk about the overall return on a particular bond, they refer to yield on maturity. So let's see what is yield on maturity and how it is used. We can calculate the value of our investment in bonds, but how can we compute its rate of return? देखिए हम अपनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन how can we compute its rate of return? Both are important, whether you are talking about investment in real assets or securities. The most common way to compare the overall rate of return of the bonds is to compare their yield to maturities. देखें बॉन्ड के ऊपर रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए हम yield to maturity कंपेयर करते हैं. So अभी हम देखेंगे कि yield to maturity फाइंड कैसे की जाती है और डिफरेंट बॉन्ड्स की yield to maturity को कंपेयर कैसे करते हैं. In capital budgeting, you can calculate IRR using NPV इक्वेशन. आपको याद होगा कि NPV इक्वेशन को यूज़ करके हमने IRR यूज़ किया था. Again, if you don't remember, or if you're a bit rusty on that, you can go back and see कि हमने NPV की इक्वेशन में IRR कैसे फाइंड किया था.
एनपीवी की इक्वेशन में IRR फाइंड करने के लिए हमने जो एनपीवी था उसको 0 के इक्वल किया था। हमने देखा था कि हम ये देखना चाहते थे कि वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे एनपीवी 0 के इक्वल हो जाती है। Similarly, you can calculate it by setting the PV equation for bond valuation equal to the present market price and solve it for RD. जैसा हमने NPV को 0 के इक्वल किया था उसी तरह से हम you can calculate yield to maturity हम फाइंड कर सकते हैं by calculated by setting the present value of the equation for the bond valuation equal to the present market price and solve it for RD. अब जब हमने NPV को 0 किया था उसी तरह यहाँ पे हम एनपीवी को प्रेजेंट मार्केट वैल्यू प्रेजेंट मार्केट प्राइस के इक्वल करें और आरडी कैलकुलेट करें तो दैट विल बी द यील्ड टू मैच्योरिटी। कंसेप्चुअली अभी आपको शायद हार्ड लग रहा हो लेकिन अभी हम एग्जांपल करते हैं तो इट विल बी क्लैरिफाइड, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि ये सारा कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। यूज ट्रायल एंड एरर और इटरेशन, द वैल्यू ऑफ आरडी दैट गिव्स पीवी इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ दैट बॉन्ड। अब हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर यूज़ करेंगे। ट्रायल एंड एरर कैसे यूज़ होगा, इटरेशन कैसे यूज़ होगा, दैट विल बी फर्दर क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स सी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू बॉन्ड मार्केट प्राइस, हम बॉन्ड मार्केट प्राइस के इक्वल कर रहे हैं और बाकी इक्वेशन वही है, सी एफ टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डी टी, सी एफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डी, सी एफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डी रेज़ टू पावर 2, सी एफ एन जो हमारी कैश फ्लो लास्ट ईयर में आ रही है 1 प्लस आर डी एन प्लस पार भी हमें लास्ट ईयर में 1 प्लस आर डी रेज़ पावर एन वापस मिल रही है। सो बाकी द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज द सेम। वी आर जस्ट जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, जैसे तक एनपीवी में हम इसको 0 करते थे, यहाँ पे हम बॉन्ड की उसको इक्वल करते हैं बॉन्ड की मार्केट प्राइस के, हम मार्केट प्राइस के इक्वल करते हैं। तो जब ये हम करेंगे तो बाकी हमारे पास ये भी मौजूद होगा, हमारे पास कैश फ्लोज भी होंगी, तो हम फाइंड आउट कर सकेंगे व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल बी द यील्ड टू मैच्योरिटी। आर वेरिएबल्स आर नाउन, दैट इज सी एफ, पार एंड एन। पार भी हमें पता है, सी एफ भी हमें पता है एंड एन भी हमें पता है, एक्सेप्ट आर डी हमें नहीं पता, आर हम फाइंड करना चाहते हैं। सेट पी वी इक्वल टू द एक्चुअल प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड सॉल्व फॉर आर डी। हम जब पी वी को इक्वल करेंगे एक्चुअल प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, उसको सॉल्व करेंगे आर डी के लिए, तो हमारे पास जो आर डी आएगा वो यील्ड टू मैच्योरिटी होगा। बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी एग्जांपल, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, द टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट अ काइंड ऑफ बॉन्ड ऑफ अ कंपनी ABC is traded in the Karachi Stock Exchange for ₹900। अब ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट is traded in the Karachi Stock Exchange for 900। अब ये जो ट्रेड हो रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज पे वो 900 वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। द पार वैल्यू ऑफ द TFC इज 1000। जो पार वैल्यू है TFC की वो 1000 है। द कूपन रेट इज फिक्स्ड एट 15% पर एनम। जो कूपन रेट था वो फिक्स है 15% पर एनम पे। कूपन्स आर पेड एनुअली, कूपन्स जो हैं वो एनुअली पेड हो रहे हैं। द TFC विल मैच्योर आफ्टर एग्जैक्टली 2 years। इट इज 5-year बॉन्ड इशूड 3 years ago। The TFC will mature after exactly 2 years। अब ये 2 साल के बाद मैच्योर होगा। It is a 5-year bond issued 3 years ago। ये 3 साल पहले इशू किया गया था बॉन्ड और अभी इसमें 2 साल ऑब्वियसली बाकी है बिकॉज ये 5 साल के लिए इशू किया गया था। What is the overall expected rate of return that is yield to maturity offered by this TFC। अब यहाँ पे हम yield to maturity फाइंड करना चाहते हैं इस TFC। तो सबसे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं कि नंबर्स क्या हैं। अगर देखें तो हमारे पास पार वैल्यू 1000 आ गई। मार्केट वैल्यू, अब जो देखिए मार्केट वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है दैट इज़ 900। सो ये एक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट वैल्यू इस टाइम इसकी पार वैल्यू से कम है। द कूपन रेट, जो कूपन रेट है 15% ऑफ द पार वैल्यू पर एनम होगा और कूपन्स आर पेड एनुअली और ये 2 साल के बाद एग्जैक्टली एक्सपायर हो जाएगा। अभी ये 5 साल के लिए ओरिजिनली ऑफर हुआ था, 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल रहते हैं। हम फाइंड करना चाहते हैं व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफर्ड बाय दिस टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मार्केट प्राइस इज ₹900 इज लेस देन इट्स पार वैल्यू ₹1000। द बॉन्ड इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट। व्हाई, क्यों सेल कर रहा है डिस्काउंट पे? पॉसिबली इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क की वजह से हो सकता है। मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजेस अबव द टर्म फाइनेंस फिक्स कूपन रेट, so market price for TFC falls below par। देखिए हमने क्या देखा कि मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है, it rises above TFC's fixed interest rate, तो मार्केट प्राइस जो होगी TFC की वो फॉल कर जाएगी हमारी बिलो पार।
Note, when the market interest rate rises, required rate of return RD for investor rises, but the coupon rate fixed by the bonds issued at the time stays the same. देखिए जब market return when the market interest rate जब rises, जब market interest rate rise करता है तो required rate of return for investor rises, जो required rate of return investors के लिए वो rise कर जाता है, वो आपने देखा है कि denominator में होता है, जिसकी वजह से हमारी present value obviously कम हो जाती है और market value भी कम हो जाती है. But coupon rate fixed by the bond holder at bond issuer at that time of issue stays the same. Coupon rate same रहेगा, वो change नहीं होगा. The expected or promised rate of return for the investor is the yield to maturity or YTM. Compute the overall return or yield to maturity for the TFC using the old IRR like approach. हमारे पास अब numbers मौजूद हैं और हम IRR type approach से find करने की कोशिश करेंगे what is the yield to maturity. Present value is equal to present value को हम equal करेंगे market price के, जैसा कि आपने देखा था अभी हमने आपको इस इक्वेशन में बताया था कि हमने प्रेजेंट वैल्यू को बॉन्ड मार्केट प्राइस के इक्वल किया था इस यील्ड टू मैच्योरिटी को फाइंड करने के लिए. सो इन दिस केस वी आर डूइंग द सेम थिंग. पावर वैल्यू इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू के इक्वल करें विच इज इक्वल टू 900. पावर वैल्यू इज इक्वल टू ₹1000. रिसीव दिस आफ्टर 2 years. रिमेनिंग 2 साल के बाद आपको 1000 मिल जाएंगे. एनुअल कूपन इज इक्वल टू कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पावर वैल्यू. 15% मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू ₹150. RD is minimum return required by investors. RD is minimum return required by investors investing in the bond market Y2M. RD is the minimum return required by the investors investing in the bond market YTM. Now let's do the thing and see कि हमारे पास क्या yield to maturity आती है. This is unknown in this is unknown in equation. So this RD is unknown in this equation. Present value में अब हम इस equation की देख लें. प्रेजेंट वैल्यू में हम जो प्रेजेंट वैल्यू को हम इक्वल कर रहे हैं 900 के, जो हमारी मार्केट वैल्यू 900 उसके इक्वल करें और हम देख रहे हैं कि हमें जो एक पेमेंट अब ऑब्वियसली 2 साल रह गए तो 1 साल के बाद अभी हमें जो एक 150 की एक कूपन पेमेंट मिलेगी. ये देखें ये 150 की जो हमें कूपन पेमेंट 1 साल के बाद मिलेगी. सो 1 साल के बाद हमें 150 कूपन पेमेंट मिलेगी और 1 + RD रेज़ टू पावर 1 है और उसके बाद हमें दूसरे साल भी 150 की एक कूपन पेमेंट मिलेगी दैट इज़ 1 + RD रेज़ टू पावर 2. उसके साथ ही हमें हमारी फेस वैल्यू भी वापस मिल जाएगी 1000 डिवाइड बाय 1 + RD रेज़ टू पावर 2. सो नाउ इफ़ वी सी द इक्वेशन 900 हमारे पास यहाँ पे आ गया जो हमने ऑलरेडी रखा है 150 1 + RD. अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं इसलिए कि सेम पॉइंट इन टाइम 150 और 1000 दे आर इन द सेम पॉइंट इन टाइम. So that's why it is equal to 1150 divided by 1 + RD raised to power 2. अब हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हम देखेंगे हम फाइंड आउट करना हम जिस जरिए हम RD की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. हम एग्जैक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट आजकल कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ आर क्वाइट हाई एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सबसे हम RD को 15% से ज़्यादा ट्राई करते हैं. ट्राई RD 20%. जब हम RD 20% रखते हैं तो जो प्रेजेंट वैल्यू इट्स क्लोज टू 924. अब जब हम RD यहाँ पे 20% रखते हैं तो ये 924 के इक्वल आ रही है. तो इसका मतलब है कि ये 20% से हमें थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हम 900 के करीब इस वैल्यू को लेके जाना चाहते हैं. सो वी विल इंक्रीज इट ग्रेजुअली. हम 21% ट्राई करते हैं. 21% जब यहाँ पे आता है तो जो हमारे पास पूरी इस इक्वेशन का रिजल्ट आता है दैट इज़ इक्वल टू 909. ये इसके क्लोज आ रहा है लेकिन नॉट एग्जैक्टली उतना नहीं है. फिर हम और ट्रायल एंड एरर में और कोड वैल्यू ट्राई करेंगे 21.7 जब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करेंगे तो ये जो इक्वेशन का इस इक्वेशन का रिजल्ट है दैट कम्स एग्जैक्टली इक्वल टू 900. सो इसका मतलब है कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो हमारी है दैट इज इक्वल टू 21.7%. Yield to maturity is the expected rate of return for which the bond holder holds the bond until maturity, but if the bond holders before maturity is called by the issuer, or if the holder of the bond decide to sell the bonds before maturity, then your answer will change. देखिए yield to maturity is expected rate of return for which the bond holder holds the bond until maturity. अब देखें ये वो expected rate of return है जो आपको जो expected rate of return है
फॉर विच वो एक्सपेक्टेड फॉर विच द बॉन्ड होल्डर होल्ड्स द बॉन्ड अंटिल मैच्योरिटी, जिसके लिए बॉन्ड होल्डर बॉन्ड को होल्ड करेगा मैच्योरिटी तक। अगर मैच्योरिटी से पहले सेल कर देगा तो फिर ये यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं रहेगी, बिकॉज ये इक्वेशंस में नंबर्स डिफरेंट। फिर ऑब्वियसली हो सकता है 1 साल बाद सेल कर देता है तो हो सकता है उसको ये वाला पार्ट तो मिल जाए लेकिन ये वाला पार्ट उसको ना मिले, देन इट्स नॉट द सेम। But if the bond holders before maturity is called by the issuer, or if the holder of the bond decides to sell the bond before maturity, then your answer will change. So bond holder जो होता है वो भी bond को कॉल कर सकते हैं वापस। अगर वो कर लेता है पेमेंट करके तो फिर वो आपकी जो yield to maturity है वो डिफरेंट होगी, और यहाँ फिर आप पहले सेल कर देते हैं, then your yield to maturity will be different. All the calculation will remain the same. Only par value is replaced as n. So PV is equal to summation sin CFT divided by 1 plus RD raised to power t. बाकी सब चीज़ें सेम है, CF1 divided by 1 plus RD ये आ गए, and CFN 1 plus RDN call 1 plus RDN। अब ये है कि बाकी चीज़ें तो सेम है, लेकिन ये अगर ये आपने सेल कर लिया या फिर किसी या अगर आपके बॉन्ड होल्डर ने कॉल कर लिया तो कॉल जिस ईयर में वो करेगा वो यहाँ पे एन हम यूज़ कर लेंगे इन स्पाइट ऑफ के। मतलब अगर देखें अगर वो सिक्योरिटी 10 साल के लिए कॉल करने से क्या मुराद है? कॉल करने से मुराद है कि आपका बॉन्ड होल्डर आपसे कहता है कि आपको हम कूपन्स, तो हमने आपको कहा था कि 10 साल के लिए हम ये कूपन्स आपको पे करेंगे, लेकिन वो कहता है 8 साल बाद या 6 साल बाद या 7 साल बाद भी वो कहता है कि हम पहले कॉल करना चाहते हैं, तो वो आपको पेमेंट कर देता है, कॉल पेमेंट जो भी होगी वो करेगा। और अगर वो 7 साल पे होगी तो फिर यहाँ पे 7 साल यूज़ करेंगे, जो भी कॉल पेमेंट की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। T is equal to when call is equal to par value plus 1 year's worth of coupon receipt, और जो कॉल है मोस्टली वो होती है पार वैल्यू और उसके अंदर 1 year worth of plus 1 year worth of coupon receipt, उसके अंदर 1 साल का कूपन ऐड हुआ होता है। राइट, सो बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी टोटल और ओवरऑल यील्ड। अब देखें जब हम बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं तो उसमें दो मेन चीज़ें उसके अंदर होती है। उसमें एक इंटरेस्ट यील्ड होती है और एक कैपिटल गेन्स यील्ड होती है। इंटरेस्ट यील्ड एंड कैपिटल गेन्स यील्ड। सो इंटरेस्ट यील्ड एंड कैपिटल गेन्स यील्ड में इसमें दो चीज़ें आती हैं। अब TFC इस एग्जांपल में जो हमने टोटल यील्ड निकाली है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के एग्जांपल में टोटल निकाली है, इट्स 21.7%। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसलिए देखें इसमें जो यील्ड के दो हिस्से कैसे बन रहे हैं। जो कूपन पेमेंट से हमें जो हिस्सा मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट यील्ड, और जो हमें कैपिटल गेन से जो हिस्सा मिल रहा है वो कैपिटल गेन्स यील्ड होगी। तो अब कैपिटल गेन्स ऑब्वियसली हम दूसरा देखेंगे कि हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या की थी, फाइनली हमें क्या मिला। लेकिन अब यहाँ पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अलग अलग हिस्से करके कैसे बता सकते हैं कि इंटरेस्ट यील्ड क्या है और कैपिटल गेन्स यील्ड क्या है इस केस में। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो इंटरेस्ट यील्ड और करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। देखिए इंटरेस्ट यील्ड और करंट यील्ड इज कूपन डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। जब इंटरेस्ट तो कूपन ही होता है, जब उसको हम डिवाइड कर देंगे मार्केट प्राइस पे तो हमें इंटरेस्ट यील्ड पता चल जाएगी या करंट यील्ड जो उसकी है। तो TFC एग्जांपल पे अगर हमने देखा था कि जो मार्केट प्राइस है इट्स 900 और जो कूपन था दैट इज इक्वल टू 150। सो जो अगर हम इंटरेस्ट यील्ड देखना चाहते हैं दैट वुड बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 900, इट इज इक्वल टू 16.7%। 16.7% इज आवर इंटरेस्ट यील्ड। अब देखें, अब अगर हमारे पास इंटरेस्ट यील्ड आ गई है तो फिर हम ओवरऑल यील्ड से जब इंटरेस्ट यील्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल गेन्स यील्ड आ जाएगी। सो that's what we are going to do. Capital gains yield is equal to yield to maturity minus interest yield. We are just using this equation again. अब इसमें yield to maturity में अगर हम capital gains yield फाइंड करना चाहते हैं तो हम interest yield को दूसरी साइड ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। So capital gains yield is equal to yield to maturity minus interest yield. TFC's example capital gains yield is equal to 21.7% minus 16.7%। ये 16.7% हमारे पास यहाँ से आया। And this overall is equal to overall this is equal to 5%। So हमारे पास जो capital gains yield आ रही है that is equal to 5%। Bond yield to maturity example, n is equal to maturity or life of the bond, जो n है that is equal to maturity or life of the bond, और जो future value हमारे पास आ रही है कूपन्स की 1 plus RD divided by M raised to power n multiply by M minus 1 divided by RD divided by M। जो कूपन की हमने
फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी वो हमने एन्युइटीज़ के फार्मूले से फाइंड की थी, n इज इक्वल टू 1 ईयर, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल्स इन 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 12। कांस्टेंट कैश फ्लो हमारे पास है वो 1000 है मंथली। अब उसी एग्जांपल को हम मंथली देख लें तो हमारे पास आ रही है। वी कैन प्लग दिस वैल्यूज इन दिस फार्मूला टू नो व्हाट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी इज गोइंग टू बी। सो यहाँ पे 1000 हमारे पास पार वैल्यू है और ये हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट आ रहा है। अब ये रेट पावर 12 माइनस 1 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 0.0083 हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट मंथली इंटरेस्ट रेट आ गया वो दोबारा से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास जो टोटल एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू आ रही है 12,566 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कूपन एन्युइटी। अब एक साल के बाद जो इस कूपन की एन्युइटी की वैल्यू होगी वो अब ऑब्वियसली जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हमने डिस्काउंट करना है एक साल पे। अब जब हम प्रेजेंट वैल्यूज डिफाइन करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी डिवाइड बाय एम रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय m। सो एक साल के अंदर 12 महीने, तो हम इसको डिस्काउंट करके पीछे लेके आएंगे, दैट इज इक्वल टू 11374। इसी तरह से हमने पावर वैल्यू को भी जब हम डिस्काउंट करेंगे, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम कूपन। Now we need to calculate the present value of the face value at maturity. Suppose face value is 10,000 face value अगर suppose किया हमने, तो अगर मंथली इंटरेस्ट रेट पे हम इसको रेज़ टू पावर 12 डिस्काउंट कर देंगे तो 90,522 हमें पास आ जाएगा। Now we combine the present value of the coupon interest rate and present value of the par of both, जब दोनों को करेंगे 101896 हमारे पास आ रहा है। That is the intrinsic value of the bond. When we compare the answer with annual cash flows where coupon was not compounded monthly, it is greater because monthly compounding increases the future cash flows as well as the present value. We have seen this thing plenty of times before, so I won't spend any time on this. Second thing is that the NPV is greater than the initial investment, which is 100,000, so we should undertake this project because NPV is greater now. The next area is the rate of return. So the important thing in this regard is yield to maturity, that's abbreviated as YTM. It is easy to understand because we have discussed IRR in capital budgeting. When we set NPV is equal to 0 and calculate for R, here market price is the yield to maturity of the bond, and then solving for the variable RD is equal to required rate of return. That's what we have done before. These are basically all those things repeated again, so I won't go in the detail of that. Would like to मैं दोबारा से बता दूँ कि अब ये वही चीज़ है जिसके हमने अभी पहले yield to maturity फाइंड की है। ये दोबारा से एक दफ़ा एग्जांपल आ गई, तो चलें एक दफ़ा फिर देख लेते हैं बिकॉज दैट वाज एन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल और आपको शायद इस तरह ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। सो जो मार्केट वैल्यू जिस पे मार्केट वैल्यू 900 है, जो हमारी पावर वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1000 एंड जो आपका फिक्स कूपन इंटरेस्ट है वो 15% है। 5 साल के लिए ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल रहते हैं। So अब अगर हम देखते हैं, let's see the equation. If we compute the overall yield here, we can equate present value is equal to market value. हम present value को equal कर देंगे market value, तो हमारे पास yield to maturity आ जाएगी। PV is equal to 900 जो market value है, और जो हमारी par value है this is 1000, और coupon rate हम 15 divided by 100 multiply 1000 करते हैं तो हमारे पास 150 आ जाता है। बिकॉज जो कूपन था वो 15% था, जिसलिए हमने 15 को डिवाइड किया 100 पे। आर डी इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, आर डी हमने फाइंड करना है। सो इट्स द सेम 900 यहाँ पे आ गया, बाकी सब चीज़ें हमारी उसी तरह ही हैं। ये हमारी पहले जो चौथे साल जो हमें एक पहला हमारा कूपन मिला, ये सेकंड कूपन, और उसके साथ ही जो हमारी पावर वैल्यू वापस मिल गई। ट्रायल एंड एरर से हमने जो अपनी वैल्यू निकाली है, जहाँ पे ये इक्वेशन आर डी ये इक्वेशन इक्वल हो जाती है 900 के, वो वाला जो आर डी है वो 21.7% है। सो द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन दिस बॉन्ड इज 21.7%। Therefore 21.7% is the yield to maturity for this TFC because RD is YTM. YTM is the expected rate of return for which the bondholder holds the bond until maturity. देखें ये बात फाइनली मैं बता दूं कि YTM is the rate of return for which the bondholder holds the bond until maturity. ये वो yield है जिसके लिए जो बॉन्ड होल्डर को मिलेगी अगर वो बॉन्ड को होल्ड करेगा मैच्योरिटी तक। लेकिन if the bondholder before the maturity is called by the issuer, or if the holder of the bond decides to sell the bond before maturity, then your answer will change. अगर आप उसे पहले सेल कर देंगे तो आपकी yield चेंज हो जाएगी, या फिर अगर बॉन्ड होल्डर कॉल कर लेगा पहले
बॉन्ड को, तो तब ये चेंज रहेगी. ऑल द कैलकुलेशन विल रिमेन द सेम, ओनली द पावर वैल्यू रिप्लेस बाय कॉल वैल्यू. सो आई वांट रिपीट दिस. इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि यील्ड टू मैच्योरिटी 21.7% आती है, तो उसमें इंटरेस्ट यील्ड कैसे फाइंड होगी और कैपिटल यील्ड कैसे फाइंड होगी. इंटरेस्ट यील्ड इज सिंपल टू फाइंड. हमने कूपन रेट को डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू पे, तो हमारे पास 16.7% आ जाएगा. और जो कैपिटल यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड है, हम YTM में से इंटरेस्ट यील्ड को माइनस करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने बॉन्ड्स की जो वैल्यूएशन है वो सारा कंप्लीट कर लिया. एंड बॉन्ड्स की जो मोस्टली खसूसियात सब चीज़ें हम देख चुके हैं. जो लास्ट 3 लेक्चर्स थे वो बॉन्ड्स पे थे. अगर आप बॉन्ड्स के बारे में और देखना चाहते हैं तो लेक्चर्स को दोबारा से देखें. एंड यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑन यू, उसमें आप और डिटेल्स भी देख सकते हैं. एंड फाइनली अब हम एक्विटीज़ का एनालिसिस शुरू करेंगे अगले लेक्चर से. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इन दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू सून.